अकेली बची हैं? माँ बाप आपके? वो भी कत्ल हो गया। आपके वालिदैन माँ बाप की डेथ होगी, बाबा को भी कत्ल किया, चाचे को भी किया, भाई रह गया था। एक है? अकेली हूँ। मेरे चाचा और बाबा को कत्ल किया है इन्होंने। देखो ये मेरे बाबा थे। आप शादीशुदा हैं? नहीं। अनमैरिड हैं? हाँ जी। क्या दुश्मनी की आपकी? जायदाद की खातिर पहले पापा को चाचा को कत्ल कर दिया, फिर मेरा भाई एक था उसको भी कत्ल कर दिया। कितनी जायदाद थी जिसकी खातिर ये सब? 60 एकड़ जमीन थी। 60 एकड़? हाँ जी। अच्छा जी। तो अभी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं था। मेरा भाई तो कुछ भी नहीं कहता, पूरे गांव से पूछ लो, कुछ नहीं कत्ल किया वो भी तो आपके रिश्तेदार है। वही उन्होंने जिन्होंने बाबा को कत्ल किया था, चाचा वो पहले किया था? 2010 में किया था। 2010 से लेकर 2023 तक उन्होंने भाई को कुछ नहीं कहा? नहीं, उन्होंने ना मेरी मामा को ना धमकियां दे के सुलह कर ली थी, तो फिर उसके बाद अब मेरे भाई को भी कत्ल कर दिया। सुलह के बाद कत्ल किया? हाँ जी। सुलह के बाद दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा किसी नहीं, बात कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं कहता। पूरा गांव गवाह, वो कुछ भी नहीं कहता था। अच्छा जी। आपके भाई की शादी भी होने वाली? नहीं, अभी होने वाली थी? हाँ जी, होने वाली थी। अकेली रह के मेरे घर को ताला लग गया। हिम्मत रखनी है आपने। मेरे घर को ताले लगे पड़े, मैं अकेली रह के पूरा घर ही चला गया। मेरी वही सारी दुनिया था। आपने एफआईआर करवाई है? जी, पुलिस कुछ भी नहीं, मुसलमान को नहीं पकड़ रही, अब मुझे भी धमकियां देते। देखिए सब आपके साथ खड़े हैं, आपने डरना नहीं है, हम सब आपके साथ हैं। मुझे मेरे भाई का इंसाफ चाहिए। कब आपके भाई को मारा उन्होंने? ये देखो इस तरह मारा, इस तरह कितनी उम्र थी आपकी? 18-20 साल का था। कहाँ जा रहा था उस दिन? हम दोनों गांव में आ रहे थे, कसूर रहते थे। रास्ते में जमाल, आसफ और जैगम ने पिस्टल से आप साथ थी जब? मैं साथ थी, अपने भाई के गांव आ रहे थे। आप लोग गांव में नहीं रहते? आप लोग शहर? जी, कसूर। ये बाबा की डेथ के बाद से आप लोग? हाँ जी, कसूर। तो गांव वैसे आना जाना रहता है? आना जाना रहता था, वहाँ से हम आ रहे थे रास्ते। कितने अरसे बाद चक्कर लगाते थे गांव? हफ्ते बाद, 3-4 दिन बाद चक्कर लगता रहता। इससे पहले आप लोगों को कोई धमकी वगैरह दी उन्होंने कि गांव आए तो हम ये कर देंगे? वो इस तरह तो करते रहते, लेकिन मेरा भाई कहता था मैं तो कुछ नहीं कहता हूँ, मैं तो बस अपने रास्ते जाता हूँ, अपने रास्ते ही आता हूँ, मैं तो कुछ कहता ही नहीं, मुझे क्यों? उस दिन आप लोग किस वजह से आ रहे थे गाँव? हम गाँव आ रहे थे, वैसे ही आ रहे थे, कैसे जैसे रूटीन में आना जाना वैसे ही आ रहे थे। अभी आप शहर वाले घर में रहती हैं? जी नहीं, अभी इधर हूँ। ये आपके? ये किसी के घर हूँ, किसी के अपने घर भी नहीं रहने दे रहे, धमकियाँ लगाते हैं। आपको धमकियाँ देते हैं? मुझे भी धमकियाँ आप तो लगाते खातून हैं, आपसे उन्हें क्या खतरा है? वो कहते हैं बाप को भी मार डाले, मेरा इतना प्यारा भाई है। जो दुनिया से चला गया हम वो वापस ला के नहीं देख सकते आपको। मुझे उसका इंसाफ तो दिलवा तो आपने हिम्मत पकड़नी है, उसके इंसाफ की जंग लड़नी है ना। आप खुद हिम्मत हार जाएंगी तो कैसे लड़ेंगी? ठीक है, देखो इंसाफ चाहिए ना? जी, इंसाफ चाहिए। तो बस आपने हिम्मत रखनी है, ठीक है। ठीक है? आपने हिम्मत रखनी है, आपने डरना नहीं है, साबित कदम रहना है। जिंदगी और मौत का फैसला अल्लाह की जात में प्लीज करना है। मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम दुआ गो हैं, हम दुआ गो हैं। मुझे बस इंसाफ चाहिए भाई का। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि आईजी साहब आप कहाँ हैं? डीपीओ कसूर आप कहाँ हैं? मैं पहली दफ़ा ऐसा केस देख रही हूँ अपने इस करियर में कि जहाँ पर कोई एक घर की ख्वातीन नहीं, तमाम गांव की ख्वातीन यकजान होकर रो रही हैं, इंसाफ की दुहाई मांग रही हैं और मुंतज़िर हैं कि आप में से कोई आएगा और इन्हें इंसाफ मिलेगा। लेकिन अफसोस सद अफसोस, एक के बाद एक इनके घर का प्यारा इनसे छिन जाता है। अब आखिरी जो इस घर की खातून बची है उसकी आंखें मुंतज़िर हैं कि कहीं मेरी ज़िंदगी का चराग गुल ना हो जाए, मेरी आंखें बंद होने से पहले मैं इंसाफ ले लूं।
इंसाफ अपने प्यारों का ले लूं, अपने बाप का ले लूं, अपने भाई का ले लूं, अपने तमाम रिश्तेदारों का ले लूं। और जो लोग लालच की बुनियाद पर, सिर्फ ज़मीन की बुनियाद पर एक एक करके इंसानी ज़िंदगी से खेल रहे हैं, वो अपने अंजाम को पहुँचे। यहाँ ख्वातीन मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। गांव की ख्वातीन इस वक्त तकलीफ में है, दर्द में है। कोशिश करूंगी कि इनसे पूछ सकूं मामला क्या है। आप सब थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा मुझे सिर्फ ये बताएं कि कत्ल की वजह आप लोगों को क्या समझ आती है? वो गम में मैं उनसे क्या पूछूं पूरी डिटेल? आप कुछ बता दें। आगे 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 आगे। ज़मीन दे बारे प्यो ਨੂੰ कत्ल कीता, चाचे ने कत्ल कीता, उस बाद लोग ते पाला, ਅਸੀਂ बाहर ही डाल देने का देंगे। आप क्या लगती है? ਇਹ ਮਾਸੀ ਬੜੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਆਲੀ ਮਾਸੀ, ਉਹ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਾਈਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਨੇਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੇ। ਇਸੇ ਪਨੇਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ की खातर। पहलो बाप कत्ल कर दिता, चाचा कत्ल कर दिता ਜ਼ਮੀਨ की खातर। मां ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਗਾ ਦਾ कत्ल कर दिता ਜ਼ਮੀਨ की खातर। नहीं, ये लोग इतने जालिम हैं, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। रोकने वाला रोकया किसे नहीं था, किसे नहीं रोकया, यहाँ इसी गांव किसे में नहीं रोकया। नहीं, ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਸੇ। इनकी भी कोई जमीन वगैरह है अपनी? ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ चाहिए बुड्ढे। इनकी अपनी कोई जमीन वगैरह है? और जमीन जमीन 60 किले जमीन वाले मारिया गया। प्यो वाली ये जमीन जिस फैमिली को कत्ल किया, इनको तो जमीन के लिए क्या मुल्जमान की भी है? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने पहले भी कत्ल कई और किए हुए? हाँ, जमीन बारे कत्ल चाचा का शादी सी 8 में रह गए, दोनों कत्ल कर दिया। नहीं, इस फैमिली के अलावा भी वो क्या और नहीं, सिर्फ इसी फैमिली के साथ? हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा वो लोग जो हैं वो क्या जराइम पेशा लोग हैं, क्या है? आप इधर आ जाओ। आप क्या जानते हो? मैं इधर जिनका कत्ल हुआ, मैं उनके मामू की बेटी हूँ। और मुझे ये धमकियाँ देते थे ज़मीन के लिए। ये दोनों आ रहे थे, रास्ते में भाई को कत्ल किया, तो अब इनको धमकियाँ देते हैं क्योंकि सारी ज़मीन इनके नाम है, इसलिए अब इनको धमकियाँ देते हैं कि इनकी जान लेके बाकी की ज़मीन इनको देंगे। तो इसलिए इनको धमकियाँ देते हैं और कोई इंसाफ नहीं करता। SHO वो इंसानों को पकड़ के फिर छोड़ देता और वो शरेआम फिर रहे हैं। और आपने दुआ भी करनी है और IG साहब सुन रहे हैं आपको, आप क्या फील करोगे? और प्लीज़ हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ नहीं देते, इंसान पकड़ के भी छोड़ देते, हमें बस इंसाफ दे दें भाई का। मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कि एक मासूम इंसाफ की मुंतज़िर। IG पंजाब साहब, मैंने किसी भी मर्डर केस में ख्वातीन का इतना लश्कर नहीं देखा कि वो बैन करे। एक घर की ख्वातीन नहीं, पूरे गांव की ख्वातीन है। आपका SHO यहाँ काम नहीं कर रहा, डरिए उस वक्त से कि यही तमाम ख्वातीन का लश्कर कहीं सड़कों पर निकल के मर्दों का रूप ना धार ले। ये कानून हाथ में नहीं लेना चाहते, ये सिर्फ कानून की तरफ देख रहे हैं, मुंतज़िर हैं कि इंसाफ मिले। लेकिन अगर इन्हें SHO ने इंसाफ न दिया तो उसके बाद एक इनकलाब की सूरत में जो ये फिर सड़कों पर निकलेंगी या जो कुछ होगा वो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। और उस वक्त हुकूमती मशीनरी ज़ोर पकड़ेगी, आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आएंगी, नफरी भी आएगी और शायद आप खुद भी चल के आएंगे। उस वक्त तमाम मीडिया भी उलटेगा। तो ये नौबती मत आने दीजिए जग हंसाई की डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ आप इतने काम कर रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट का चेहरा अच्छे तरीके से सामने लाया जा सके। वहाँ ये खातून बची हैं इस ख़ानदान की, खुदारा इन्हें भी बचा लीजिए, इनको इंसाफ दिलवाइए। और ये हक पे हैं, इन्हें सिर्फ इन्हें हक चाहिए जो आपका डिपार्टमेंट और आप दे सकते हैं। मैं इंतज़ार करूंगी कि जल्द से जल्द इन्हीं चंद दिनों के अंदर अंदर दोबारा ये दुहाई ना करें, ये इंसाफ की मुंतज़िर ना रहें और ये सिर्फ एक ही नारा बुलंद करें कि पंजाब पुलिस जिंदाबाद। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो हम इनके साथ खड़े हैं, फिर देख लीजिएगा जो बन पड़ा हम करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये अपनी नौयत का एक मुनफरिद केस इसलिए है कि इसमें कोई 1-2 लोग या 1-2 घराने नहीं, यहाँ पे पूरा गांव जमा है। ख्वातीन के हिस्से में जब मैं गई तो मैंने देखा वहाँ पे एक लश्कर था ख्वातीन का। और अब जब मैं दूसरी तरफ आई हूँ तो इस डेरे पे मैंने लश्कर देखा है जो कि मर्द मौजूद हैं। यानी वाकई ही इस घर की इतनी बेबसी है कि उसको जो इंसाफ पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए था या तहफ़्फ़ुज़ जो पुलिस डिपार्टमेंट को देना चाहिए था वो उस बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ अब पूरा गांव दे रहा है।
ये लोग कोई उसके सर पे बाप बन के, कोई भाई बन के, कोई चचा बन के, कोई ताया बन के उसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, क्योंकि वो वाहिद है जो अपने घर में से बची है और उसे भी कहीं मार ना दिया जाए। अब इतने लोगों के पास मुमकिन नहीं कि मैं एक एक करके माइक लेके जाऊं, लेकिन लोग क्या कहना चाहते हैं, जो बात वो बताना चाहते हैं, मैं माइक एक एक करके इनके पास भेजूंगी। आप में से, आप क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप में से जो बात करना चाहे वो हाथ खड़ा कर दे, माइक मेरे टीम मेंबर आपको दे देंगे और सच बताइएगा अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कि ये क्या मामला है और इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा, उसकी वजह क्या है। यहाँ पर तो लगभग सारा गाँव ही बात करने को तैयार है, तो एक एक करके इनकी तरफ बढ़ते हैं। जी बुजुर्गो, क्या मामला था ये बेगुनाह बच्चा इन्होंने मारिया ते इन्होंने इंसाफ ये ताने नहीं मिला। बेगुनाह बच्चे दे इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। सारा गांव इस गल से परेशान है कि अजे ताने कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ। पुलिस ने इन्हों की कोई दाद रसी नहीं की। इन्हों की हर हाल से दाद रसी होनी चाहिए। बिल्कुल, हर हाल में दाद रसी होनी चाहिए। माइक आगे, कौन बात करना चाहता है? जी अच्छा, जैसे वो बता रहे हैं कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, उसकी वजह क्या है? भाजी ये गल है कि वो पुलिस उन्होंने फड़दी नहीं पई, गिरफ्तार नहीं कर रही। पहले उन्होंने वालद कतल किया है मुंडे का। वजह क्या है गिरफ्तारी ना करने की वजह? सियासी पुष्ट बनाई है कोई? यही समझ लो कि पुलिस की कर दी पई साडे नाल, कुछ भी नहीं करती पी, किसी बंदे ने फड़िया नहीं है। अभी तक गिरफ्तार किया ही नहीं है, करके छोड़ दिया? एक भी नहीं किया है। एक भी नहीं किया? एक भी नहीं जरा किया। पीछे दे दे माइक। हाँ जी, आप बताइए जी, क्या? बुढ़ा मेरा भांजा ਦਾ था। अच्छा, 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਖਾਤਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਡਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਹ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ था ना पीछे था। बाप भी कत्ल हो गया, माँ भी मर गई, चाचा भी कत्ल इन्होंने कर देता। नहीं तो ये इतने जालिम थे, तो क्या जैसे आप आज तमाम लोग इकट्ठे हैं, उस वक्त जब एक कत्ल हुआ था तो आप लोग इकट्ठे नहीं हुए थे? इन लोगों को कोई लान तान जैसे गांव के लोग शर्म दिलवा देते हैं कि भाई कोई शर्म करो और इनको इंसाफ के लिए जंग लड़ लेते? इलाके में उनका प्रेशर बहुत ज़्यादा है जी, अपना बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपना। प्रेशर किस हवाले से? क्या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पैसे में? हाँ जी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे सियासी पुष्ट बनाई उन्होंने, मगर सियासतदान कोई खास जमात सपोर्ट करती है उन्हें? नहीं, ये सियासतदान ही है। किसी खास जमात के हैं? बस इवें समझ लो भी अपना उनकी ना की ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। अहमद खान का चाचे ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਨੌਨ ਲਿਖਦਾ। अहमद खान ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ मलिक अहमद ਚਾਚੇ ਦਾ खान ਪੁੱਤਰ ਮਲਕ ਜਾਦ। PMLN से जिनका ताल्लुक है जिला कसूर हाँ से। जी, ਮਲਕ ਜਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ ਬਣਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ वो ਪਿਆ पुष्ट ਜੀ। बनाई करते ਨਾ ਉਹ हैं। ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਓਚ ਉਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁੱਕੜ ਕਟਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੈਗਮ ਹੈ ਫਰਾਰ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਲਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ੈਗਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਜਮਾਲ ਬਟਾਈ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। आज तक किसी ने ना कोई बंदा पड़ਿਆ, ना कोई 1.5 महीना हो गया। बहुत अफसोस की बात है मुझे कि एक सियासी जमात जिसने खुद कुर्बानियाँ दी हों, सो कॉल्ड जैसे तकरीरों में वो कहते हैं कि जी हमारी भी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, तो मैं बड़ी हैरान हूँ यहाँ पर इस बात पे कि आप लोग लोगों को कुर्बान कर रहे हैं। और जैसे लोग चीख के बता रहे हैं, मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब आप जब CM थे तो उस वक्त तो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी आपसे। आपके जो नीचे लोग हैं वो जो गुल खिला रहे हैं वो आप लोगों की ज़ुबान से सुन सकते हैं। मैं तो ताज्जुब का शिकार हो रही हूँ कि इनको इंसाफ की यकीन दहानी सिर्फ वोट के वक्त ही करवाई जाती है, उसके बाद इनके साथ जो कुछ होता है, या इतना नुकसान हुआ है इस ख़ानदान का, एक के बाद एक के बाद एक। और यहाँ पर पुष्टपना कौन है, PMLN या उनके सपोर्टर्स? ताज्जुब है। अगर नहीं तो आप फ्रंट पे आकर इनकी सपोर्ट कीजिए। अगर आपका नाम इस्तेमाल किया जा रहा है या वाकई आप लोग इनके सपोर्टर नहीं हैं तो फ्रंट पे आइए, इनको सपोर्ट कीजिए, इनके लिए इंसाफ की यकीन दहानी करवाइए। अच्छा जी, आप बताइए क्या मामला क्या था? उस दिन लड़ाई झगड़ा हुआ था कोई बच्चे का? मामला नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। रूटीन वाइज वो गांव आ रहा था, फौदगी हुई थी, खत्म था इधर। वो बहन के सिस्टर के साथ अपनी गांव आ रहा था। रास्ते पे बुर्ज वाली पुल के पास जब पहुंचे ना तो उन्होंने रोक के ना उसकी सिस्टर को इधर बल्ट मारा। उन्होंने उधर से वो बेहोश हो गई और भाई को कत्ल करके ना फरार हो गए। अल्लाह अल्लाह। और ये बस वो इकलौता बच्चा था? वो एक इकलौता भाई था, एक लौती बहन का भाई था। ना बाप था, बाप को पहले इन लोगों ने 10 साल पहले कत्ल कर दिया। आस्ता आस्ता तंग भी करते रहे, कभी ज़मीन पे कब्जा कर लिया। उस बच्चे ने, इतना शरीफ बच्चा है, इतना शरीफ बच्चा कितनी है। उम्र थी उसकी? 18 साल थी अभी एज। ID कार्ड वगैरह बन चुका था? ID कार्ड बन चुका था। अच्छा, यकीनन जी वो 18 का था या 28 का था या 58 तक ले जाएं, जिस भी फिगर में था तो इंसान ना।
और किसी भी इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। और ये लोग दंदना रहे हैं बाहर, कहते हैं ज़बान खलक नकारा खुदा होती है। तो जब मैं यहाँ तस्दीक सुन रही हूँ और ये खुदा का नकारा सुन रही हूँ तो हैरानगी हो रही है बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ चोरी डकैती वगैरह जब कभी होती है तो पुलिस आती है 15 कॉल करें तो? जी पहले जहाँ पे जो भी यहाँ पे मसला मसाला हो पुलिस वगैरह आती है, उन्होंने पुलिस को और यानी कि यहाँ पे कानून की रेट है, यहाँ पे पुलिस आती जाती है, बिल्कुल सब कुछ तो है। इसका मतलब है कि फिर इसी केस में स्पेशली मुलजमान को ना पकड़ना ये वाकई नाअहली है और मेल ऑफ आईडी है इसके अंदर कि क्यों नहीं पकड़े जा रहे ये लोग जो नहीं पकड़े जा रहे। ऐसे में होना क्या चाहिए? ऐसे में होने में हमारी तो आईजी से पंजाब से गुजारिश है, अगर ये कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे तो फिर हमें भी इजाज़त दे दें। ये हमारे दिन दिहाड़े जो बच्चा को कत्ल कर दिया गया, ये क्या कोई इंसाफ है? हम इनसे अपील करते हैं कि हमारे बच्चे का दिन दिहाड़े जो कत्ल किया गया शरेआम, और ये पूरी आवाम ने देखा है, और ये सड़क पे जैसे जानवर को कोई मार देता है ऐसे उन्होंने जानवर की तरह उन्होंने बच्चे को मार के फेंक दिया है। उनका कोई वाली वारस नहीं है, और इकलौता बेटा एक बच्चा था, ना उसका भाई है ना उसका एक बहन सी खाली। अभी आपने इजाज़त मांगी आईजी साहब से, इजाज़त में क्या मांगते हैं आप? आज इजाज़त से मांगते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाएगा। नहीं अभी आपने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो हमें इजाज़त दे, हमें इजाज़त दे दें, फिर हम भी दिन दिहाड़े ये ऐसे शरेआम कर देंगे। अगर कानून कुछ करता ही नहीं है तो फिर हमें इंसाफ दे, हमें कुछ भी, हमें भी छोड़ दें, हमें हमारे हाल पे हम भी। आईजी साहब ये बहुत बड़ी रिक्वेस्ट और इजाज़तनामा समझिए इसको जो वो लोग मांग रहे हैं कि ये इजाज़तनामा नहीं, इसको आप एक किस्म की अल्टीमेटम भी समझिए कि अगर डिपार्टमेंट की तरफ से इसका परसू नहीं किया जाता या इनको सपोर्ट नहीं किया जाता या मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए जाते और उनको कैफिर किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता जो उन्होंने किया है, तो फिर ये अवाम है, इसमें से किसी एक को आप रोक लेंगे, पूरे जमे गफ़ीर को नहीं रोक सकते। फिर जब मॉब सड़कों पर निकलता है तो फिर आपको अंदाज़ा है कि क्या होता है। और ये ना हो कि वो लोग या उनका घर मॉब की जद में आ जाए और फिर एक बड़ा ऐसा सानिया हो जाए जो आपसे संभाला भी ना जाए। तो खुदारा इन लोगों की दाद रसी कीजिए। क्या होना चाहिए जी, आप बताइए। जी बिस्मिल्लाह साहब, मैडम मुझे ज़रा 2 मिनट बोलने दीजिएगा। मैं बूटा डोगर का दोस्त हूँ। अच्छा। पेशावर से मेरा तल्लक है। वो इंतहाई शरीफ इंसान थे। उसके पहले वालिद को कत्ल किया गया था, उसके चाचा को भी कत्ल किया गया था, फिर कोई साल बाद उनकी अम्मी को भी डेथ हो गई है सदमे की वजह से। SHO साहब जाते हैं, रेड करते हैं। SHO साहब 2 बंदों को पकड़ के जो नाबालिग बच्चे होते हैं, अच्छा, जिसकी 10 साल उम्र होती है, 8 साल उम्र होती है, उसको पकड़ के 2 घंटे बाद बाहर छोड़ देते हैं उसको। दोबारा रेड किया गया, 2 घंटा तलने में मुजरिमान नहीं पकड़े गए, 2 घंटे उनको रिहा किया गया। ये कहाँ का कानून है? हम इस मुल्क के बाशिंदे और वो मुलजिमान इसी यहाँ पे रह रहे हैं, मौजूद हैं, घर में मौजूद होते हैं। SHO जाते हैं, रेड करते हैं, 2 घंटे बाद फोन आ जाता है, भाई किसका फोन आया? सियासी बंदों का फोन आता है। अच्छा। उनको जब रेड करने जाते हैं तो वो पहले फोन करते हैं, हम आ रहे हैं। ये सारा मामला DPO के नॉलेज में है? नॉलेज में है। हम SP के पास गए हैं, SP इन्वेस्टिगेशन के पास हम गए हैं। शायद बुटर चद्दड़ था। SHO साहब ने 2 दफ़ा रेड किया, लेकिन जिसको रेड कहा जाता है वैसे रेड नहीं हुआ, नहीं किया, हक अदा नहीं किया अपना। नहीं, हम सारा काम भी SHO की थी खड़ा जी। आप SHO साहब को हम यहाँ पे हम SHO साहब को वो मुँह मंगे डिमांड करते हैं हमसे, हम डिमांड पूरा करते हैं, फिर वैसा नहीं होता जो मतलब एक जालिम के साथ होना चाहिए। तो हमें इंसाफ की अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जवान लड़का था, वो मामू के पास रहता था, अकेला था, पीछे कोई भी नहीं है। अब ये उनके मामू हैं, इनको अभी भी हम हॉस्पिटल से लेके आए हैं उतनी टेंशन में। ना कोई 50 दिन हो गए बंदा फौत हो गया, उनके हाथ के ऊपर जो 50 दिन हो गए बंदा फौत हो, कोशिश करते हैं, हमारी उम्मीद है कि हमें कुछ करके दिखाएं। आईजी साहब जरूर सुन रहे हैं। SHO जो होता है वो अपने इलाके का बादशाह, कुछ भी लक़ब उसे दे लीजिए, वो होता है, अगर वो चाहे तो गिरफ्तार कर सकता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी SP लेवल पे या DPO लेवल पे, RPO लेवल पे सुनवाई नहीं हुई, शायद वो लोग करप्ट हैं। बहुत सारी जगहों पे कुछ काली भेड़ें हैं भी सही, लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता। ये होता क्या है कि जो नीचे से आपका IO होता है या जो नीचे से आपका SHO होता है, वो क्या करता है कि केस को इतना बिगाड़ के, इतना ही उसको उलझा के ऊपर पेश करता है कि जो मुद्दई होते हैं वो खुद ही इल्ज़ाम की जद में आ जाते हैं। तो ये सारा कसूर जो होता है वो SHO का होता है। अगर SHO ईमानदार हो, IO ईमानदार हो, तो ऊपर सुनवाई होती है। अक्सर लोग कहते हैं हमें शायद अदालत से इंसाफ नहीं मिला, उसकी भी एक बड़ी रीज़न आपके केस की वो कमज़ोरियाँ होती हैं जो आपका IO मिसल में छोड़ देता है। तो इस केस में भी मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि आपके साथ अगर कोई मेल ऑफ आईडी है, तो अभी तक जो मुझे समझ आई है सारी कहानी, उसमें SHO साहब है, तो SHO साहब ही आपका IO जो है, ठीक है। आप DPO साहब के पास इसके ज़ाहिर हम भी प्रोग्राम करेंगे तो आवाज़ बुलंद करेंगे, आप लोग भी दोबारा ज़रूर जाइएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो जाएंगे। जी मैं वही बता रही, DPO साहब आपको इसीलिए बार मुखातिब हो रही हूँ कि हो सकता है कि आपको कम्युनिकेट ही गलत किया गया हो, आपको गलत बताया गया हो कि इनकी दादरसी हो गई है या मुलजिमान यहाँ से फरार हैं। जो फैक्ट एंड फिगर्स मैं और मेरी टीम इन्वेस्टिगेट करके आपको दिखाएंगे ऑन एयर,
ये वही फैक्ट्स हैं। खुदारा इस पे मज़ीद इन्वेस्टिगेशन आप ख़ुद भी आगे कर सकते हैं, आप समझदार हैं, ज़ाहिर है हाईली रैंक्ड ऑफिसर हैं, तो आप मराहल तय करके ऊपर तक आए हैं और आपकी आंख जो देख सकती है वो सच है। लेकिन वक्त की किल्लत की बुनियाद पर अगर ये केस आपकी आंख से ओझल हो गया या आप इसे पूरी तरह नहीं सुन पाए तो इसे एक दफ़ा दोबारा ज़रूर सुनिए, क्योंकि अब उस एक ज़िंदगी का सवाल है जो बच चुकी है, तो उसे बचाना हम सब का फ़र्ज़ है। और जो लोग दुनिया से चले गए उन्हें इंसाफ दिलवाना भी अब हम पे वाजिब है, तो ज़रूर दिलवाना। आइए आगे चलते हैं। हमारे साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं शाहिद अहमद खान साहब, उनसे जानते हैं कि इस वाक़े में पुलिस क्यों काम नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया हमें शाहिद साहब ज्वाइन करने के लिए। आप यकीनन एसपी इन्वेस्टिगेशन हैं और एक ओहदे पे फाइज हैं। पुलिस रिफॉर्म्स की हमने बातें तो बहुत सुनी हैं, लेकिन एक के बाद एक कत्ल एक ही घर का होता जा रहा है, क्या पुलिस काम नहीं कर रही इस हवाले से? जी आपका अच्छा सवाल है। असल में पहले ये तकरीबन 12 साल पहले उसके वालिद कत्ल हुआ, चचा भी कत्ल हुआ और चचा भी कत्ल हुआ। असल में बेसिकली रिश्तेदार हैं आपस में और कज़न हैं, और इसमें ज़्यादा चूँकि जायदाद बहुत ज़्यादा है इनके नाम। अभी ये जो 600 एकड़ तकरीबन इनके नाम, अब जो लड़का जिसका मर्डर हुआ 100 एकड़ उसके नाम, अब जाहिर वो रह गया था, हाँ रह गया। 600 एकड़ से पहले शुरू में जायदाद ज़्यादा थी, बाद में फिर बंटवारा होता रहा और तकसीम होती रही। लेकिन ये बहुत ही एक किस्म का दुख भरी दास्तान है कि ये 10-12 साल पहले वो कत्ल हुआ और उसमें उसका चचा भी मर्डर हुआ। उसके अंदर फिर वो जो मुल्ज़मान थे वो तो गिरफ़्तार होकर अंदर भी चालान हो गए और चले गए, लेकिन वो चूँकि बाद में ये चीज़ें फिर भी चलती रही, दुश्मनी और जो नफ़रत है वो रुकी नहीं, वो आगे फैलती रही। आगे इनके बच्चों के अंदर वो चीज़ें आईं, और ये जो अभी जो वाक़या हुआ इसमें ये 2 बहन भाई हैं, एक वो जो बुढ़ा डोगर है और एक उसकी छोटी बहन है, उसकी एज भी तकरीबन 19 ईयर्स है, 19 साल। और अभी क्योंकि इसका बाप फौत हो चुका था, उसके बाद इसके वालदा भी, उसकी भी डेथ हो गई, कैंसर था उसको, और इसके नाम तकरीबन 100 एकड़ प्रॉपर्टी जो है बुढ़ा डोगर के नाम थी। इनके कुछ असल में इसका बैकग्राउंड ये था, कुछ इनके इसकी बहन का रिश्ता कहीं इधर हुआ था, जो मुल्ज़मान थे उनके साथ में टूट गया, फिर कहीं उन्होंने और कर दिया, वो रंजिश भी थी इनको। लेकिन एक्चुअली चूँकि प्रॉपर्टी का भी लालच थी, ये भी रिश्तेदार थे, कज़न थे आपस में, तो इनको था कि ये अगर ये मर जाए तो इसको हम प्रॉपर्टी इनसे वो जो गस्ब कर लेंगे, छीन लेंगे। उस बेस पे ये इन्होंने बाकायदा प्लान किया, प्लान करके इन्होंने फिर जो 3 मुल्ज़मान जो भी नामज़द है उसमें जमाल है, आसफ़ है, जैगम है, ये भी आपस में कज़न है, रिश्तेदार हैं, इन्होंने प्लान करके फिर उसको जो है वो दिन के वक्त बेदर्दी से कत्ल किया। और शायद साहब एक और चीज़ जो इसमें अलमनाक है, मुदई इस वक्त रो रो कर बार बार ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं करती, SHO मैलाफाइडी है। क्या आपने इसकी इंटेरोगेशन की है? आपका SHO क्यों गिरफ्तार नहीं करता उन लोगों को? अच्छा, इसमें मैडम एक चीज़ आपको मैं क्लैरिफाई करूँ कि उन्होंने जब ये पर्चा हुआ अगस्त के शुरू में ये वाक़या हुआ, उसमें उन्होंने नामज़द कर दिया, अपने 3 मुल्ज़मान नामज़द किए। आगे हमारी इन्वेस्टिगेशन चलती रही, उसमें अभी हमें कुछ सस्पिशन है कि वो सारे मुल्ज़मान उसमें मौजूद हैं या नहीं है। जिस तरह होता है ना कि FIR में ज़्यादा बंदे लिखा देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो होते नहीं। क्या इसके लिए टीमें तश्कील दी गई? उसके लिए एक टीम हमें तश्कील दी, हमारी एक उसमें जॉइंट बनी, और उसके अंदर मैं भी हूँ, हमारे DSP CI है वो भी पीछे बैठे हैं, तशरीफ़ फरमा है। अभी भी हम एक केस गिरफ्तारी के लिए रेड्स हो रहे हैं, गिरफ्तारी के लिए नो डाउट रेड्स हो रहे हैं, रेड्स हुए भी हैं। और लेकिन अब चूँकि मुल्ज़िमों ने कुछ ज़मानतें भी करवा ली कोर्ट के ज़रिए, उस सिलसिले में हमें थोड़ी सी हर्डल पेश आ रही है। अभी तक जिन मुल्ज़िमान ने प्री रेस्ट बेल करवा ली, क्या आपने ये मेक श्योर किया जो उस ख़ानदान की वाहिद चश्मो चराग वो खातून बची हैं, कहीं वो उसे कत्ल ना कर दें, या उसके लिए कितना ख़तरा है उस गांव में, उसे कोई सिक्योरिटी के लिए कोई चीज़ फराहम की गई या उसे हिसार में रखा गया सिक्योरिटी के, कहीं पे आपने ये श्योरिटी की? अच्छा, उसके लिए वाक़या आपकी बात सही है कि उसकी लाइफ थ्रेट था, वो पीछे जब पार्टियाँ अभी भी है, पीछे पार्टियाँ पेश होती रहीं, तो उसमें एक तो खैर उन्होंने ख़ुद भी बंदोबस्त किया अपना असला वगैरह और इस तरह की चीज़ें, लाइसेंसी असला उनके पास, और ख़ानदान तो एक ही है, उनकी भी खैर मालदार हैं, इनकी पोजीशन भी स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा भी जो चीज़ें हमने की, वो जब दोनों पार्टी दूसरी पार्टी को ये हमने वाशिगाफ क्लैरिफाई किया कि आप जो हैं अपने लिमिट्स में रहें, और जो बंदा अभी मफरूर है, एक बंदा भी मफरूर है 2 ज़मानतों पे, उसको इस पर पूरा फोर्स किया, इंसिस्ट किया उनको हर तरीके से कि उस बंदे को पेश करवाएं। उस सिलसिले में हमारे रेड्स भी हुए, रेड्स के सिलसिले में फिर पुलिस पर रिटें भी होंगी,
उस रिटर्न में हम फिर कोर्ट में पेश होते रहे। जब कोर्ट में पेश ये होते रेड रहे, किसने की? मुदई फैमिली ने? ये मुलज़म फैमिली ने की कि हमारे ऊपर आप रेड कर रहे हैं बिला वजह और ऐसे कर रहे हैं, हमें तंग कर रहे हैं। लेकिन वो ज़ाहिर है हमने उनको, जो एक बंदा मफरूर है उसको तो पकड़ना है, ये तो 2 ज़मानत पे हैं। लेकिन मफरूर बंदा अभी हमने खैर उस पर टेक्निकल भी काफ़ी चीज़ें हमने कोशिशें की हैं। लेकिन साहब जैसे मैंने उस लड़की की सिक्योरिटी की बात की, तो बाहसीत एक ओहदेदार पुलिस के आला ओहदे पे फाइज हैं, आप सीनियर ऑफिसर हैं, आप नहीं समझते कि एज़ पर लॉ ऐसे केसेस में सिक्योरिटी जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट फराहम करता है किसी भी मुद्दई को जो सिर्फ अकेला बच गया हो अपने पूरे ख़ानदान में और बाकी तमाम कत्ल हो गए हों? पहली चीज़। दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि जो मुद्दई हैं या इसके अलावा जो उनके अहले इलाका हैं जो आसपास के, और क्योंकि जब मैं उस गांव में गई तो एक जमे गफ़ीर था लोगों का पूरा गांव एक घर को सिक्योरिटी दे रहा था। तो उन लोगों का कहना था कि सियासी इतना प्रेशर है पुलिस के ऊपर, जो यहाँ PMLN की टिकट होल्डर हैं मलिक अहमद, तो उनकी जानिब से एक किस्म का इतना प्रेशर है कि पुलिस काम नहीं कर सकती और ये जो कुछ करवा रहे हैं वो करवा रहे हैं। वो ये तमाम उनके जो आगे वर्कर्स हैं जो उनके लिए काम करते हैं, ये ज़मीन वो लोग लेना चाहते हैं। तो क्या ऐसी कोई चीज़ आपने इन्वेस्टिगेशन में देखी? नहीं, इसमें एक चीज़ मैडम असल में हेर से बहुत ज़्यादा होती हैं, बातें फैल जाती हैं और एक्चुअली उसकी बेसलेस होती हैं। ऐसी वैसी बात मेरे सामने तो नहीं आई कोई। जो उसको बच्ची की सिक्योरिटी के वाले से ऑफ एंड ऑन हम उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। परमानेंट सिक्योरिटी अभी हमारी अपनी शॉर्टेज है, हम नहीं दे सके। लेकिन उनके अलावा जो उसके मामू हैं, उनके जो मुद्दई हैं, उनको भी असले की हमने असला रखा हुआ उन्होंने अपने पास, पूरा उसको सेफ किया हुआ है। और वैसे भी वो इतना ज़्यादा घरेलू खातून है, इतना निकलती भी नहीं है, तो अपने घर में उधर। और दूसरी जो सियासी पुष्ट जो सियासी जो आपने बताई है, ये वैसे ये चीज़ बेसलेस है, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं खुद इसको हैंडल कर रहा हूँ। ये ज़रूर है कि सिफारिशें आ जाती हैं दोनों तरफ से कि आप इसको देखें जी, आप मेरिट पे करें, आप चीज़ें। क्या आपको सियासी प्रेशर आता है? सियासी प्रेशर कोई नहीं इतना आता है कि आप देख लें कि कोई गलत ना हो जाए किसी के साथ, कोई बेगुनाह बंदा ना उसमें चलान हो जाए या किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, उस चीज़ को हम इंश्योर करते हैं। लेकिन अभी तक जो हमने उन पर प्रेशर यही डाला हुआ है कि आप वो ये जो ज़मानतें कराई हैं, हमें पूरा शुबा है कि इनका मुल्ज़िम के साथ ताल्लुक़ है। प्रेशर हमने डाला हुआ है कि उसको आप पेश करवाएँ, उनको उन्होंने छुपाया हुआ है। और उससे इस तरह पुलिस की बड़ी कोशिश हो रही है, इस तरह फ़ोन के ज़रिए है या कुछ और, हम अपनी टेक्निकल। एक मेरा आखिरी और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि उन्होंने मुल्ज़िम को छुपाया हुआ है और वो बार बार सिफारिशें भी करवाते हैं, इसमें मुझे ये बताइए, जब मेरी उस बच्ची से बात हुई, उस खातून से बात हुई जो बच गई है उस पूरे ख़ानदान में, एक बेटी उनकी, उसने मुझे बताया कि मुझ पर प्रेशर डाला जा रहा है कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा वरना मैं ये केस वापस लूँ। तो क्या ऐसे में स्टेट को अपना कोई सामने लाकर अपना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए? स्टेट को मुद्दत नहीं लेनी चाहिए? ट्रिपल मर्डर है ये। इसमें जो आप फरमा रही हैं ना, इस तरह की एवरी मर्डर केस में स्टेट मुद्दई होती है थर्ड पार्टी। बिल्कुल। इस केस में ना एक तो ये था कि हमें जो आपने कहा ना थ्रेट्स आई हैं, लाइफ थ्रेट्स आई हैं, ये पहले बात आज तकरीबन कुछ 15-20 दिन पहले ये वाक़या हुआ था, इनको थ्रेट्स आई थी। जब थ्रेट्स आई तो मैंने फिर DSP को कहा, SHO को कहा कि जो थ्रेट्स देते हैं उन पर एक्शन लें। उसमें कुछ साबित हुई, फिर उस पर हमने एक और केस भी उन पर रजिस्टर किया जो थ्रेट्स का भी था। उसके अंदर फिर हमने वो रेड किए हैं। लेकिन अभी तक असल में जो एक मुल्ज़िम छुपा हुआ है, मेन बंदा वो है, उस तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। बंदा भी वो जो है जिसका हमें ज़्यादा यही है, जो सस्पिशन भी है, और अभी तक क्योंकि चीज़ें फाइनल होनी है, लेकिन ज़्यादा उसी भी जा रही, उसी ने फायर किया, उसी ने बंदा मारा है। जितना शायद सब मैं आपके मुतालिक जानती हूँ, यकीनन मुझे आपकी इन्वेस्टिगेशन पर पूरा यकीन है, लेकिन साथ साथ जाते हुए हमारी आवाम को ये भी श्योरिटी दे दीजिएगा, इंश्योर करवा दीजिएगा ये चीज़ कि अगर आपको लगा कहीं पर भी कि आपकी अपनी टीम में से भी कोई मेल ऑफ ID है या किसी किस्म का कोई सियासी प्रेशर आया, तो आप इंसाफ के तकाजे पूरे करेंगे। और अगर आपको ज़रूरत पड़ी कि स्टेट मुद्दई बन जाए तो आप इसमें भी कोई कमी नहीं आने देंगे और साबित कदम होकर फ्रंट फुट पे आएंगे। क्या ऐसा होगा? ये ज़रा शो। ये बात जो आपकी है, क्यों नहीं, अगर स्टेट को मुद्दई बनना पड़ा तो ज़रूर हम बनेंगे, हम उसको पूरा साथ देंगे, पूरी सपोर्ट करेंगे। वो बिल्कुल मेरी बेटी जैसी हैं और उनको वैसे बुला के भी मैंने बड़ी अच्छी तरह तसल्ली दी है, हर किस्म का उनको यकीन दहानी कराई है कि हम मुजरिम को भी पकड़ेंगे और उस तफ्तीश को मेरिट पे इंशाल्लाह फाइनल। और अगर आपके अम्ब्रेला के नीचे आपका कोई एहलकार मेल ऑफ ID हुआ तो उसे भी सज़ा देंगे? अगर ऐसा कोई साबित हुआ तो ज़रूर सख्त सज़ा दी जाएगी उसको। ठीक, बहुत शुक्रिया शाहिद खान साहब, आपने हमसे इस हवाले से काफ़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की। और यकीनन मुझे इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो ये ओहदेदार हैं, जो जैसे DPOs हैं या SP साहब हैं, इन पर मुझे यकीन है, ये ज़ाहिर है ये एक प्रोसेस के तहत ये स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक पहुँचे होते हैं और इनको बहुत टैक्स होते हैं इन मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करने के, इनको अंजाम तक पहुँचाने के। तो मैं आपसे जो मुद्दई
इस वक्त मुझे सुन रहे हैं या जो अहले इलाका मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका SHO आपकी बात नहीं सुनता या अगर आप उसे मुल्ज़मान की निशानदेही करते हैं और वो रेड नहीं करता, तो ये प्लेटफॉर्म है, SP साहब के पास आइए, आप SP साहब से मिलिए, अगर ये नहीं मिल सकते तो DPO साहब से मिलिए, आपकी ज़रूर सुनवाई होगी और मुझे यकीन है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। बाकी इंसानी जानें बहुत कीमती होती हैं और वो जो एक बच्ची या खातून बच गई है उस घर की, मुझे यकीनन उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं और यकीनन ये डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की रिजर्वेशंस हमारी ज़रूर दूर करेगा। इसके साथ ही मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।